आज इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे ना, ये मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के होश उड़ा देगी। यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लोग भाई रिकमेंड करते हैं या फिर ज्यादातर क्रिएटर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई नए फोन ले लो, नए फोन ले लो। लेकिन माहौल जो है भाई बदल चुका है। अब जो है जितने भी नए फोन जो बिल्कुल ही वाहियात आ रहे हैं और उनको लेने लायक वो बने ही नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे आजकल के टाइम पे जो 30,000 का फोन था वो 50,000 का हो गया, जो 50 का फोन था वो 60-70,000 का हो गया। तो इससे बेटर है कि भाई आप लोग पुराने फ्लैगशिप ले लो। ये वाली बात से काफी लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, मुझे पता, लोग बोलेंगे अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। बट इस चीज को अच्छे से मैं समझाता हूँ, फिर आप लोग मेरे को बताना कि मैंने कुछ गलत समझाया या नहीं। तो देखो, अगर जैसे कि आप लोगों को मैं बजट दूं मान लो 50,000 रुपए का, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई आप लोग 2-3 फोन ही है जो ले सकते हो सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। उनमें से 2 स्मार्टफोन ऐसे जो मुझे लगता है परफेक्ट है, अगर इनको भिड़ाएं तो काफी ज्यादा एक अलग रिजल्ट निकल कर आएगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स की। ये लगभग आपको 50,000 के आसपास मिल जाता है। और वहीं पे बात कर रहा हूं मैं दूसरी तरफ गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की। ये भी अराउंड आपको 50,000 का मिल जाता है। एक बहुत ही शॉकिंग बात ये कि दोनों ही फोन का कलर अगर देखोगे तो पर्पल है। मतलब भाई सैमसंग और एप्पल दोनों इतने भाई भाई है ना कि क्या बताऊं। वैसे जो ये 14 प्रो मैक्स था वो एप्पल ने 2022 सितंबर में लॉन्च किया था, और ये वाला जो S24 अल्ट्रा है सैमसंग ने 2024 जनवरी में लॉन्च किया था। लगभग 1.5 साल का फर्क है इन दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में। अब 1.5 साल का फर्क मैंने इसलिए लिया, लेने को तो मैं गैलेक्सी S23 अल्ट्रा भी ले सकता था इसको कंपैरिजन के अंदर, लेकिन एक्चुअली क्या रीजन है, क्योंकि जो आईफोन है उसकी एज थोड़ी धीरे होती है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड फोन। इसी वजह से मैंने इन दोनों फोन को ऐसे सिलेक्ट करा है, क्योंकि काफी सारी चीज मैंने चेक करी कि भाई थोड़ा सा ना टक्कर आए। नहीं तो S23 अल्ट्रा और आईफोन के अंदर ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ी चीजें ना आईफोन की तरफ ज्यादा जा रही थी, तो मैंने इसलिए एक ऊपर वाला S24 अल्ट्रा यहाँ पे चूज करा। तो अब जो है गेम थोड़ा सा फेयर एंड स्क्वेयर है। तो अब चेक करते हैं कि कौन सा फोन यहाँ पे आप लोगों को लेना चाहिए अगर आपका बजट ही 50,000 रुपए। अब देखो यार, अगर आप लोग पहली बार इस वाली वीडियो को देख रहे हो या फिर आप लोग हमारे पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हो, हम लोग एम कर रहे हैं भाई 10 सब्सक्राइबर का। तो जल्दी से जाकर यार प्लीज 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि ऐसे प्यार बढ़ जाएगा ना दोनों भाइयों का। अब देखो, मैं ना इन फोन्स को पर्सनली खुद यूज कर चुका हूं, मेरे खुद के प्राइमरी डिवाइसेस ये रहे हैं। ये कोई भी ऐसे फोन जिनको मैंने कभी ट्राई ही ना करा हो, जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज करते थे, वाला फोन मेरे पास था, उसके बाद हमने भेज दिया था, फिर हमने दोबारा से लिया था S24 अल्ट्रा। तो ये हमारा खुद वाला ही है जो हमारे पास रखा है हमेशा, जब से आया, जब से हमारे पास ये है। यहाँ पे एक चीज, जब मैं इन फोन को आज के टाइम पे उठा तो एक चीज जो आपको फील होगी, जो मुझे भी हुई है, वो ये कि दोनों फोन हल्के से भारी है। मतलब थोड़ा सा ना वेट है इन दोनों फोन के अंदर। देखो 14 प्रो मैक्स जो है इसके अंदर आपको मिलती है स्टेनलेस स्टील बॉडी। 240 ग्राम का स्मार्टफोन है, जो कि बहुत ज्यादा भारी होता है आज के हिसाब से। अराउंड 215-210 ग्राम के स्मार्टफोन थाने लग गए आजकल के टाइम में, बट ये फोन लगता है भाई भारी है। बाकी अगर आप लोग थिकनेस देखो तो अराउंड 7.9 mm की है। अगर हम लोग सैमसंग को देखें तो ये भी भाई थोड़ा भारी फोन है। टाइटेनियम फ्रेम मिलता है जो कि ग्रेड 2 वाला है, अच्छा टाइटेनियम फ्रेम है। इसके हमारे को जो थिकनेस मिलती है वो 8.6 mm की है, तो थोड़ा मोटा है एज कंपेयर टू आईफोन। ये वहीं पे इसका जो वेट है वो भी 232 ग्राम है, तो ऐसे ज्यादा हल्का नहीं है एज कंपेयर टू आईफोन। और इसके ऊपर आप लोग कवर लगा लोगे, स्क्रीन गार्ड लगा लोगे इन दोनों फोन पे, तो ये फोन काफी ज्यादा भारी हो जाएंगे। 250 ग्राम के फोन होंगे लगभग, ये मान के चलो आप लोग, जब आप लोग इनको जेब में से कैरी करोगे। तो थोड़ा सा देखो है भारी, जो मुझे फील हुआ। बिल्ड क्वालिटी देखें तो कहीं ना कहीं भाई देखो आईफोन का जो स्टेनलेस स्टील है वो ज्यादा प्रीमियम लगता है, शाइनिंग है, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। S24 अल्ट्रा अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट फील के साथ आता है। दोनों ही मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट फील देते हैं। भारी बन को अगर साइड कर दो तो S24 अल्ट्रा का भी जो ओवरऑल फ्रेम है थोड़ा कर्व्ड है, थोड़ा अच्छा है। अगर आप हाथ में उठाते हो तो ऐसे गड़ता नहीं है हाथ में ज्यादा लंबा, लेकिन अभी जितने भी नए स्मार्टफोन आते हैं उनके थोड़े से गड़ते हैं फ्रेम्स हाथ में, तो ये चीज अच्छी है। बाय द वे दोनों के अंदर हमारे को IP68 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन वाटर कैपेसिटी डिफरेंट है। आईफोन की जो वाटर रेटिंग है थोड़ी ज्यादा लंबे समय तक पानी को होल्ड कर सकती है, इन डीपर पानी एज वेल। अब जैसे कि आपको पता है, मैं तो इसको टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा ये वाला फोन खुला हुआ है, इसमें कोई भी गैस्केट नहीं लगी हुई, तो उसको तो रिस्क नहीं कर सकते। इवन मेरा ये वाला फोन भी खुला हुआ है क्योंकि इसका बैक पैनल चेंज हुआ था, तो हमने इसका बैक पैनल चेंज कराया था सैमसंग ऑफिशियल स्टोर से ही, लेकिन मैं रिस्क नहीं करना चाहता। IP रेटिंग है, लेकिन अगर आप लोग पुराना कोई फोन ले रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क ही रहना पड़ेगा इस मामले में। अब एक दो चीजों में फर्क देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप लोग सैमसंग में देखते हो तो इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज मिलती है, वो ये S Pen। और ये जो S Pen है नॉर्मल S Pen है, ब्लूटूथ सपोर्टेड S Pen है। तो अगर आप लोग भाई कैमरा खोलते हो और अगर आपको भाई फोटोज क्लिक करनी है तो आप लोग सिर्फ इसको प्रेस करोगे, यहाँ पे फोटोज क्लिक करना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये S Pen थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लगता है कंपेयर टू न्यूअर वाले S Pen से। तो ये चीजें जो इसको थोड़ा सेट अपार्ट करती है आईफोन इन कंपैरिजन, मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा ये अलग है। एक दो चीजें मैं आपको और समझा देता हूं। अगर राइट साइड देखते हो आपको पावर बटन मिलता है आईफोन के अंदर, वहीं पे सैमसंग के अंदर आपको वॉल्यूम लॉक और पावर बटन बिल्कुल सेम जगह मिलते हैं। और पीछे से एक चीज है जो कि दोनों ही फोन का आइकॉनिक डिजाइन है। आईफोन का ट्रिपल कैमरा सेटअप और सैमसंग का ट्रिपल कैमरा सेटअप वो अभी भी सेम ऐसा ही चल रहा है, कुछ अलग अभी नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग एक बहुत पुराना फोन यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे एक और अहम चीज की, जो कि भाई दोनों फोन की डिस्प्ले। अब देखो आप लोग इन फोन को खरीदो तो मेजर इंटरेक्शन पॉइंट हमारा डिस्प्ले रहेगा, क्योंकि हर समय उसको ही देखेंगे। आईफोन की अगर बात करें तो इसमें ना 6.7 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल है। ये 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। अगर आप ओवरऑल बेजल्स देखोगे, सब कुछ देखोगे, एक यूनिफाइड बेजल्स आपको देखने को मिलती है, जो कि 88.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देती है। क्वालिटी देखोगे तो मेरे को तो भाई बढ़िया लगती है। हमारे इस वाले पैनल के अंदर हमने भाई DD डिस्प्ले डलवा रखी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी क्वालिटी बिल्कुल एक्सट्रीम वो सेम लेवल की जो हमारे एक ऑफिशियल आईफोन में आती है, वही सेम ब्राइटनेस लेवल है, वही सेम क्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट हर एक चीज है। डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, HDR10 सपोर्ट करती है, पीक ब्राइटनेस काफी अच्छी, तो आउटडोर के अंदर भी आप लोग इजीली विजिबल कर सकते हो। बाय द वे डायनामिक आइलैंड आता है इस वाले फोन के अंदर। ये पहला फोन था जिसके साथ डायनामिक आइलैंड आया था, तो मैं कह सकता हूं कि भाई हाँ ये चीज अलग है इस वाले फोन के अंदर और बढ़िया लगती है दिखने में। अब अगर बात करें सैमसंग की, तो इसमें आपको थोड़ी डिस्प्ले डिफरेंट मिलती है। ये 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस डायनामिक LTPO AMOLED 2x 120 का पैनल है। ये एक 2 के पैनल है सबसे पहली बात तो, जिसके साथ आपको 88.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। बॉडी रेशियो जो है वो लगभग सिमिलर है, बस इसलिए
थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है पंच होल में कैमरा मिलता है, उसमें डायनेमिक आइलैंड है, तो जिसकी थोड़ी सी विड्थ ओवरऑल बड़ी होती है। अराउंड 26 यूनिट्स का पीक ब्राइटनेस देती है, और आपको इसके अंदर ना एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, जो कि सबसे अहम चीज थी इस वाले फोन के अंदर, जो आईफोन के साथ आपको नहीं मिलती। और रही बात आईफोन के अंदर आपको सेरेमिक शील्ड मिलती है, इसके अंदर आपको मिलती है कॉर्निंग ग्लास आर्मर प्रोटेक्शन। आर्मर की जो प्रोटेक्शन थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू शील्ड। स्क्रैचेस के मामले में स्क्रैचेस सेरेमिक शील्ड में जल्दी आते हैं, इसमें नहीं आते उतनी जल्दी, लेकिन ओवरऑल टफनेस देखोगे तो सेरेमिक शील्ड के अंदर ज्यादा है। बाकी डिस्प्ले के अंदर एक और जो है फर्क वो ये है कि सिक्योरिटी के अंदर आईफोन के अंदर फेस आईडी मिलती है आप लोगों को डायनेमिक आइलैंड के अंदर, सैमसंग के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। सैमसंग का फिंगरप्रिंट सेंसर भी बढ़िया है, आईफोन की फेस आईडी बढ़िया है, इन दोनों में कंपैरिजन में कोई दिक्कत है नहीं, दोनों की स्पीड्स काफी ज्यादा फास्ट है। हम लोगों ने साइड बाय साइड दोनों फोन के अंदर जब सेम ही YouTube के ऊपर 4K वीडियोस चलाई तो आप लोग देख सकते हो कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल सिमिलर लगती है, कुछ ज्यादा मेरे को फर्क एंड डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, जिस वजह से मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो आईफोन है और जो सैमसंग है ये दोनों ही बेस्ट डिस्प्ले के साथ आते हैं, आपको शिकायत होगी नहीं अगर आप लोग वाला फोन खरीदते हो। अच्छा, डिस्प्ले के बाद हमारे स्पीकर्स एंड हैप्टिक्स भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज होती है, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको डिफरेंट हैप्टिक फीडबैक मिलता है। आईफोन का जो हैप्टिक फीडबैक है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सैमसंग, इवन तो दोनों के अंदर एक अच्छी मोटर लगाई गई है, लेकिन आईफोन के अंदर टैप्टिक इंजन आता है, जिससे कि आपको पता चलता है जब भी आप लोग कुछ टाइप वाइप करो एक अच्छा फीडबैक आता है। स्पीकर्स की बात करें दोनों ही फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप आता है, अगर हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करें तो रिचनेस थोड़ी सी आपको आईफोन के अंदर ज्यादा देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को समझ आ चुका है कि भाई दोनों फोन्स के अंदर एक्चुअली में कहां का डिफरेंस आ रहा है डिस्प्ले के मामले में। अब बात करते हैं एक और चीज की, परफॉर्मेंस। देखो यार, परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है, जितने भी पुराने स्मार्टफोन्स को हम लोग उठाते हैं तो वहां पर एक सबसे मेजर चीज देखने वाली होती है कि इतने लंबे समय तक कौन सा सस्टेनेबल परफॉर्मेंस दे रहा है विद बेटर हीट मैनेजमेंट। क्योंकि पुराने फोन्स के अंदर जनरली क्या होता है कि हीट ज्यादा करने लग जाते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर भाई स्पेसिफिकली स्टार्ट करें सैमसंग, तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4nm बेस्ड चिपसेट, जो कि मेड फॉर गैलेक्सी था। इसके अंदर LPDDR5X रैम आती है, 4.0 की स्टोरेज आती है। वन ऑफ द टॉप टियर स्पेक्स है, मतलब आज के टाइम पर भी ऐसी स्पेसिफिकेशन आपको 50,000 रुपए मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है कुछ फोन्स में। आईफोन की अगर बात करते हैं तो ये भी भाई पीछे नहीं है, इसमें है एप्पल का A16 Bionic चिपसेट, जो कि 4nm बेस्ड है, LPDDR5 रैम आती है और NVMe बेस्ड स्टोरेज आती है। ये भी टॉप टियर परफॉर्मेंस अगेन आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ना एंड्रॉइड निकाला। मुझे पता है ज्यादातर ना इस वाले कंपैरिजन के जब भी हम लोग एंड्रॉइड को आईफोन से कंपेयर करते हैं, एंड्रॉइड इतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि ना आईफोन के एंड्रॉइड यूजुअली थोड़े कम आते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज हुआ, आईफोन का जो एंड्रॉइड आया वो अराउंड 10 लाख का और सैमसंग का एंड्रॉइड आया अराउंड 22 लाख का। मतलब ये भाई कंपैरिजन ही नहीं है, 12 लाख का फर्क है दोनों ही एंड्रॉइड्स के अंदर। लेकिन मेजरली जो फर्क आता है जिसमें दिखता है कि हाँ भाई आपको फर्क दिखेगा, वो है Geekbench। Geekbench एक बहुत ही बड़ा स्कोर जनरेट करता है, जो कि हमने जब इनफोन्स में करा तो यहाँ पे आईफोन के अंदर 2685 का सिंगल कोर स्कोर है और मल्टी कोर भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। वहीं पे हमारे सैमसंग के अंदर जो है सिंगल कोर स्कोर कम है, मल्टी कोर लगभग सेम है। तो यहाँ पे एक बात चल जाएगा कि ये दोनों फोन के अंदर भले ही 1.5 साल का फर्क हो, याद रखना 1.5 साल का फर्क है इनमें, लेकिन स्टिल जो परफॉर्मेंस है आईफोन की वो हेड टू हेड कंपेरेबल है इन सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर। इससे ये पता चल जब भी आप अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन एक सिंगल चला रहे हो उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी, और अगर आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर रहे हो तो भी आपको परफॉर्मेंस आईफोन एंड सैमसंग में अच्छी मिलने वाली है। लेकिन सिंगल कोर के अंदर सैमसंग थोड़ा सा पीछे रहेगा। हमने 3D मार्क में यहाँ पे टेस्ट करा था, जिसके अंदर बेस्ट लूप स्कोर हमारा सैमसंग के अंदर थोड़ा ज्यादा है। अब वो हो जाता है कभी थर्मल की वजह से भी थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि थोड़ा आईफोन गर्म हो रहा था हमारा, तो उस वजह से भी सैमसंग का स्कोर बेटर आ रहा था। लेकिन ऐसे नहीं सैमसंग गर्म नहीं होता, सैमसंग भी अपने लेवल का गर्म हो रहा है। और अगर आप लोग ध्यान दोगे जहां पर पता चल जाएगा वो ये कि जो स्टेबिलिटी है वो हमारी आईफोन के अंदर ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू सैमसंग, इवन तो सैमसंग का स्कोर ज्यादा आ रहा था। अब देखो गेमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ना गेमिंग से भी बहुत ज्यादा रिलेशन में रखती है। तो यहाँ पे हम दोनों ही फोन के अंदर जब BGMI खेलते हैं 120 FPS दोनों फोन वैसे सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर थोड़ा सा हमारे को दिखता है कि भाई फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं हल्का सा। पता चल रहा था कि 100 और 110 फ्रेम्स के बीच में फोन घूम रहा है, और साथ ही मुझे को हल्का सा गर्म होता भी ज्यादा दिखा एज कंपेयर टू आईफोन। आईफोन के अंदर बेसिकली क्या था कि क्या कहते हैं यहाँ पे फोन ना बिल्कुल 120 FPS हमारे को चिपक के दे रहा था, कोई इधर उधर फ्रेम ड्रॉप हो ही नहीं रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसा नहीं कि आईफोन गर्म नहीं होता, आईफोन भी गर्म हो रहा था, जो कि ये वाला पार्ट है इसका ये वाला गर्म हो जा रहा था। अब देखो गर्म होना लाजमी है, वो हर स्मार्टफोन होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तो पुराने भी और ऊपर से गेम्स काफी ज्यादा हैवी हो गई हैं, और जब 120 FPS फोन आउटपुट करता है तो हो ही जाता है गर्म। लेकिन मैं बोलूंगा गेमिंग के मामले में भाई आईफोन को बीट करना थोड़ा मुश्किल है सैमसंग के लिए अभी भी, क्योंकि भाई ये अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है इतने सालों के बाद भी। अब देखो दोनों ही फोन का यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक बहुत मेजर पार्ट है। अगर आप लोग साइड बाय साइड देखोगे तो सैमसंग के अंदर आपको लेटेस्ट वन UI देखने को मिल जाता है, एप्पल के अंदर यहाँ पे iOS 27 का सपोर्ट आ रहा है। दोनों ही फोन के अंदर 7 साल की सिक्योरिटी और 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। एप्पल के अपने कुछ फायदे हैं, सैमसंग के अपने कुछ फायदे हैं। एप्पल की कुछ चीजें इकोसिस्टम है,
अगर आप देखो तो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। बट मैं ये मानता हूं कि देखो यार सैमसंग जहां पर स्टैंड कर जैसे कस्टमाइजेशन हो गई, ओवरऑल आपका यूआई हो गया, अगर आप एंड्रॉइड लवर हो, आपको पसंद है कुछ अलग करना, जैसे कि सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट आपको मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी एआई ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एप्पल एआई, तो वो सब आपको इसमें मिलेगा। एप्पल का जो नया वाला जो एआई है वो तो इवन आपको 14 प्रो के अंदर मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि ये नए वाले 16 प्रो के बाद ही वाले फोन में मिलेगा। तो नो डाउट भाई सैमसंग मैं थोड़ा सा पिविट करता हूं पुराने फोन के अंदर सॉफ्टवेयर वाइज, क्योंकि ये थोड़ा बेटर बैलेंस सॉफ्टवेयर देता है और आपको सारी नई वाली चीजें इस वाले फोन के अंदर मिल जाती हैं। गूगल जेमिनी का भी इंटीग्रेशन इजीली मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आपको बेटर सैमसंग का मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं आईफोन पुराना है, आईफोन के अंदर भाई आपको जो iOS 27 नया वाला बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है, आप उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल एप्पल के फीचर्स हो गए इंटेलिजेंस वाले, वो इस वाले फोन में नहीं आने वाले। दोनों फोन यहाँ पे 5G सपोर्ट करेंगे, दोनों फोन के अंदर NFC की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, और दोनों फोन के अंदर जो मैंने नेटवर्क की ओवरऑल कैपेबिलिटीज देखी बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब स्टार्ट करते हैं कैमरास की बात करना, क्योंकि भाई ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन फोन्स के अंदर, क्योंकि दोनों को डिफरेंट सेटअप मिलता है। सैमसंग से स्टार्ट करूंगा, इसमें ना आपको जो है कैमरा का सेट जो पेन मिलता है वो 200 मेगापिक्सल का है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है, 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप लेंस है और 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और फ्रंट में जो है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। आईफोन के अंदर थोड़ा सा हिसाब अलग है, इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आता है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 3x लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 12 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट के अंदर कैमरा देखने को मिलता है। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। एक लेंस है जो कि आपको कम मिलती है आईफोन में, जो कि पेरिस्कोप टेलीफोटो वाली, जिसकी हमारे को इतनी रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं होती, लेकिन हाँ होती तो अच्छा लगता। बट यहाँ पे जब हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो वो कुछ अलग पता चलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमारे को माहौल चेंज करना पड़ेगा। देखो 1x के अंदर जो हम लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो मेरे को कभी कभी जो है आईफोन की फोटोज पसंद आई और कभी कभी सैमसंग की फोटोज आई हैं, और जैसे हम लोग 2x पे शिफ्ट करते हैं तो कुछ कुछ जगह में भाई यहाँ पे मेरे को सैमसंग ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू आईफोन। और ये चीज ना हमने जनरली देखी भी, क्योंकि भाई जो आईफोन है थोड़ा नेचुरल टोन में फोटोज क्लिक करता है, वहीं पे सैमसंग थोड़ा सा पॉपीनेस डालता है स्किन में, जो ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी पोर्ट्रेट के अंदर भी भाई यहाँ पे सैमसंग हमारे को बेटर सेपरेशन दे रहा था, बैकग्राउंड के अंदर ब्लर भी सैमसंग के अंदर ज्यादा आ रहा था। साथ ही में अगर आप ओवरऑल कलर्स भी देखोगे आपको सैमसंग के अंदर ज्यादा पसंद आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई डिटेल की कमी है आईफोन के अंदर भी बरकरार है, लेकिन एक होता है यार ओवरऑल सूदिंग फोटो इसके ज्यादा हमारे को सैमसंग की लग रही है। तो ये दोनों फोन के अंदर इस टाइम पर हम लोग 4K 60 वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पर, एंड थोड़ा सा एनवायरमेंट डिफरेंट तरीके का है, अभी थोड़ा क्लाउडी भी है, सनी भी है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की वीडियो इस टाइम पर कैप्चर होगी। इस टाइम पर सन हमारे बिल्कुल पीछे है और क्वालिटी कुछ इस तरीके की आ रही है दोनों स्मार्टफोन से। अगर हम लोग नॉर्मली चल भी रहे तो आपको दोनों फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, मतलब ज़्यादा स्टटर भी नहीं करते। लेकिन मैं बोलूँगा वीडियो के मामले भाई अभी भी आईफोन 14 प्रो मैक्स ज़्यादा बेटर है। दोनों ही फोन के भाई फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरास के सैंपल है, मेरे को इस टाइम पर भी भाई थोड़ा सा बेटर हमारा आईफोन ही लग रहा है। लेकिन आईफोन के ना फ्रंट कैमरा के अंदर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, वो ये कि हल्का सा गम का निशान है, वो पता नहीं नोटिस होगा नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है मेरे को आईफोन के अंदर यहाँ बेटर लग रही है। देखो यार सैमसंग के अंदर हमारे पता नहीं एक दिक्कत हुई, जबकि ये फोन कभी खुला भी नहीं है, पानी भी नहीं गया, लेकिन इसके अंदर ना मॉइस्चर आ रहा था फ्रंट कैमरा के अंदर, जो वीडियो बनाते बनाते एकदम से आ गया। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी ऑफ लगी, जबकि ये फोन भाई हमने कभी खोला भी नहीं है, ये हमारा खुद का परचेज फोन है। और लास्टली भाई देखो बैटरी की यहाँ पे बात करते हैं, कैमरास आपको समझ आ चुके हैं, हर एक चीज मैंने विस्तार में समझाई। बैटरी का तो सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों फोन के अंदर डिफरेंट बैटरी आती है। सैमसंग के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, एप्पल का आपको पता है भाई बैटरी एमएच हमेशा से कम रहती है। दोनों फोन के अंदर आप लोग चार्जिंग स्पीड देखो तो वहां पे सैमसंग ज्यादा आगे निकल जाता है। साथ ही में आपको USB 3.2 Gen 1 सैमसंग में मिलता है, जो कि टाइप सी के थ्रू आता है, जबकि आईफोन के अंदर आपको लाइटनिंग लगानी पड़ती है, तो एक और सरदर्द है। ये डिस्प्ले पोर्ट का भी आपको ऑप्शन मिलता है सैमसंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न है उस मामलों में। बैटरी के मामले में मुझे लगता है कि सैमसंग थोड़ा यहाँ पे बाजी मार जाता है, लेकिन हमारे इन दोनों फोन के अंदर बैटरी के मामले में दिक्कतें आ चुकी हैं। प्लस सैमसंग में ज्यादा देर नहीं चलता, आईफोन में ज्यादा देर नहीं चलता है, मेरे को बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी इन दोनों फोन की। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ अगर आप पुराना फोन ले रहे हो बैटरी चेंज तो दिमाग में लेके चलना ही करवानी पड़ेगी आपको। तो देखो हर एक चीज मैंने आपको विस्तार में समझाई है, कुछ जगहों पे भाई देखो सैमसंग ने बाजी मारी है जरूर मैं बोलूंगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे कि दोनों फोन के 1.5 साल का फर्क था, जब भी भाई आईफोन ज्यादा अच्छा हमारे को जगहों पे लगा है। तो देखो अगर आप लोग का बजट है 50,000 रुपए और आप लोग पहली बार कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो फ्लैगशिप, और आपका बजट नहीं कि भाई आप लोग 1 लाख 1.5 लाख स्पेंड करो, आपको ना पूरी विस्तार में समझाता हूँ कि आप 50,000 का अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इनको 6 महीने भी चलाते हो, तो आपके मैक्सिमम 10,000 रुपए 5,000 रुपए का ही लॉस होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। जबकि अगर आप एक नया आईफोन लेते हो या फिर नया फोन लेते हो तो उसके अंदर आपको 6-7 महीने के अंदर भी एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो इन पुराने फोन को लेने का ये फायदा रहता है कि आपको ज्यादा बड़ा लॉस नहीं मिलता, आप 6 महीने में इनको बेच दो, आपको ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, आप उन पैसे को इन्वेस्ट करके दूसरा फोन ले लो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को सही लगा ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप लोग इससे सहमत होते हो या नहीं होते हो। और बस यार यही थी इस वाली वीडियो के अंदर, अगर आपको लगाओ कि भाई ने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करी हो और कुछ भी आप ऐसे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे नीचे दिए गए प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, इन फोन को, इससे थोड़ी सी भाई की हेल्प हो जाएगी। और अगर ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।